नमस्कार दोस्तों। आज से हम जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th का यूपी बोर्ड का, उसमें साइंस सब्जेक्ट विज्ञान विषय में जो फिज़िक्स का हिस्सा है उसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे आराम आराम से समझ समझ के करते जाएंगे और धीमे धीमे करके पूरा साइंस का जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का अध्ययन कर लेंगे और अच्छे से जानकारी दिमाग में बैठ जाएगी, जिसका प्रयोग हम बोर्ड की परीक्षा में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, अति लघु, दीर्घ, उत्तरीय प्रश्न हो, उन सब को आराम से किया जा सकता है। चाहे सवाल वाले प्रश्न हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले, चाहे परिभाषाओं वाले क्वेश्चन हो, चाहे बायोलॉजी में चित्र वाले प्रश्न हो, अलग अलग जो पार्ट्स हैं जैसे हृदय है, यकृत है, पूरा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, उन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाए जा सकें। तो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये जो चैप्टर है इसका प्रारंभ हम कर रहे हैं और आधे आधे घंटे का कम से कम वीडियो बनेगा। उसमें धीमे धीमे आगे हम बढ़ेंगे और एक प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लास 10th फिजिक्स नाम से। उस प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे वीडियो को एक सीरीज़ में देख सकते हैं और पूरा वीडियो जो है एक सीरीज़ में चलेगा। जो उसका थंबनेल होता है वीडियो में, उसमें भी डला रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो इससे ढूंढने में समस्या नहीं होगा। तो आज का जो एजेंडा है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन नाम का चैप्टर। इसको प्रारंभ करेंगे और समझेंगे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। अगर बैकग्राउंड के रूप में देखा जाए एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ, एकदम सटीक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस बॉक्स में कुछ बात लिखा हुआ है, यानी भूमिका इसको कहा जाएगा। और 9.1 जो हेडिंग दिख रहा है, ये प्रकाश का परावर्तन नाम का हेडिंग है और इसके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो यहाँ तक हैं। फिर 9.2 में गोलीय दर्पण हेडिंग है और गोलीय दर्पण के बारे में यहाँ पे कुछ 6-7 पैराग्राफ में दिया गया है। फिर उसी का ही हिस्सा है, गोलीय दर्पण में ही एक सब हेडिंग है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका साइज़ कैसा होता है, प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई कैसे होती है, वो सारा यहाँ पर दिया है। तो वो एक बड़ा चीज़ है। गोलीय दर्पण में किरण आरेखों के माध्यम से कैसे हम प्रतिबिंबों को निरूपित करते हैं, तो किरण आरेख को बनाना हम सीखेंगे बाद में। ऐसे से करके एक लंबा चैप्टर ये है। फिर अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं, तो अभी इस वाले वीडियो में हम खाली अध्ययन करेंगे इसकी भूमिका का और इस बॉक्स का और प्रकाश का परावर्तन नाम का ये जो 9.1 है, इस 9.1 का अध्ययन करेंगे। आज का एजेंडा ये है। तो आरंभ करते हैं। और छोटे छोटे जो शब्द हैं उसकी अंग्रेज़ी भी अगर पता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में। जैसे हम कोई आंसर लिख रहे हैं, उसमें कहीं प्रकाश शब्द आ जाए, तो उसको अगर हम ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दें तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे लाइट लिख दिया। परावर्तन कह रहे हैं, कहीं परिभाषा में परावर्तन लिख रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी रिफ्लेक्शन लिख दिए, है ना, REFLECTION। तो हो सकता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट जो एग्ज़ामिनर है उसके दिमाग पर पड़े कि बच्चे को हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में चीज़ें आती हैं। अपवर्तन शब्द आ जाए तो रिफ्रैक्शन हम बोल देंगे, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये फिजिक्स का हिस्सा है। जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट माना जाता है कि प्रकाश से संबंधित है। दूसरा जो मेन 2 हिस्से हैं, एक प्रकाश के बारे में है, उसके सब हेडिंग्स या सब चैप्टर्स हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और ये दर्पण का अध्ययन करना, लेंस का अध्ययन करना, मानव नेत्र का अध्ययन करना, ये सारे अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स में होते हैं। और फिर एक बड़ा चैप्टर होता है विद्युत का, जिसमें सारे उसके विभव क्या होता है, विभवांतर, आवेश, विद्युत परिपथ को बनाना, ओम का नियम उसको सीखना
और कैसे उसका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके कैसे चित्र बनाए जाते हैं। तो दो बड़े आधार हैं फिजिक्स में, एक प्रकाश है, एक विद्युत है। प्रकाश के बहुत विस्तार से अध्ययन किया जाता है और विद्युत का बहुत विस्तार से अध्ययन किया जाता है कक्षा 10 के फिजिक्स विषय में। तो प्रकाश का ये आरंभ हम करते हैं यहाँ से। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कंसेप्ट मतलब आपको जो चीज़ें चैप्टर में हैं वो सारी बातें व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में, दोनों रूपों में अगर पता रहेंगी तो आप आज का अध्ययन करेंगे वो फ्यूचर में भी काम देगा। और रट्टा मारेंगे खाली कि दो दो लाइन का हम आंसर याद कर लें तो वो काम नहीं देगा, खाली एग्ज़ाम तक भले काम दे दें, वो भी कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि हम बुक को पढ़ें और बुक से चीज़ों को समझें, उसके बाद लास्ट में अभ्यास करें, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं 10 ईयर वगैरह उसको सॉल्व करें, तो हमारा मूल्यांकन अच्छे से हो सकता है कि हम कितने पानी में हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, ठीक है। तथापि यानी फिर भी किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं, ठीक। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। ये देखिए, एक ये मेन पॉइंट आ गया। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। जैसे मान लो कि ये वस्तु है और यहाँ पर मान लो कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य से जब उसका प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा तो क्या करेगा, वो उस प्रकाश को परावर्तित कर देगा, उस प्रकाश को विपरीत दिशा में परावर्तित कर देगा। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। एक यहाँ पे आँख है, मान लो ये कोई यहाँ पे ये मान लो व्यक्ति खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और यहाँ पे कोई वस्तु है। अगर यहाँ पे अंधेरा है, रात है, तो ये वस्तु इसको दिखेगी नहीं। लेकिन अगर दिन है या इसने यहाँ से टॉर्च मारा, ये टॉर्च का फोकस ऐसे किया, इस पे टॉर्च मारा, तो जो लाइट आया वो लाइट इस पे पड़ा, वो लाइट इस पे पड़ा। अब ये वस्तु का गुण क्या है कि वो किसी प्रकाश को परावर्तित करती है। ये लाइट इस पे पड़ी तो लाइट, इस वस्तु ने इस प्रकाश को परावर्तित किया और यहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया, ऐसे करके भेज दिया। अब इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है, इसका चित्र जो है वो इस आँख में जाकर के बन जाएगा और इसको वस्तु दिख जाएगी। साधारण सा एक लाइन में हम समझें कि हमें वस्तुएं तब ही दिखाई पड़ती हैं जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, वो वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है, पुनः भेज देती है। पुनः जब भेज देती है, इसके कारण से हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। अगर कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर वो वस्तु वो प्रकाश को परावर्तित करेगी तो ही आंखें देखने में सक्षम होंगी उसको। हम किसी, देखिए, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। फिर से, दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु
जैसे कि ये उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। यहाँ से प्रकाश पड़ा और यहाँ से परावर्तित कर दिया, परावर्तित कर दिया, परावर्तित कर दिया। यह परावर्तित प्रकाश, यानी जो परावर्तित प्रकाश लौट के आ रही है वस्तु से, ये जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, इस प्रकाश को जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इनमें से पार हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। अगर कोई ठोस वस्तु ऐसी है, मान लो पत्थर है, इस पत्थर को हम देख पाएंगे कब? अगर इस पे लाइट पड़ेगी और ये लाइट जो है इसको परावर्तित कर देगी, तो आंखें जो है इसको देख पाएंगी। अगर कोई कांच है, इस कांच पर जब लाइट पड़ेगा और कांच में कहीं लेपन नहीं है, पेंटिंग नहीं है, कलई नहीं लगाया हुआ है, पेंटा नहीं गया है किसी परत पर, एकदम शुद्ध कांच है वो, इस पर लाइट पड़ेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि लाइट सीधा पार हो जाएगा, सीधा पार हो जाएगा। अब इस कांच के उस पार अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो ये लाइट गया सीधा इस कांच को पार कर गया, इस वस्तु से टकराया। अब ये वस्तु अगर कांच नहीं है, कोई ठोस है, कोई पत्थर है, मान लो मोटा सा बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, कौन सी पिक्चर है वो जो साउथ इंडिया वाली बड़ी बाहुबली, बाहुबली पिक्चर वाला बहुत बड़ा शिवलिंग मान लो रखा हुआ है, शिवलिंग से टकराया। अब भाई शिवलिंग कांच तो है नहीं, शिवलिंग एक ठोस है, अपारदर्शी, अपारदर्शी एक क्या कह लें आध्यात्मिक वस्तु है। उससे जब टकराएगा प्रकाश तो वो शिवलिंग, वो पत्थर उस प्रकाश को परावर्तित कर देगा, तब जाके आँख हमारी इस वस्तु को देख पाएगी। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुएं देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार यानी ट्रांसमिटेड हो जाता है। अगर प्रकाश वहीं से टकरा के आ जाता तो हम उस पार देख ही ना पाते क्योंकि लाइट उस पार जा ही नहीं पा रहा है। अगर कोई ऐसा ठोस है, ये ठोस एकदम ठोस है, पत्थर का दीवार है, मान लो पीछे कोई चीज़ रखा हुआ है, लाइट इस पर पड़ा, लाइट आ रही, इस पर पड़ रही है, हमें ये वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये लाइट इस वस्तु में टकरा ही नहीं रहा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी आंखें देखना चाह रही हैं कि उस पर क्या रखा हुआ है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट उस पर नहीं पड़ रही है। लाइट किसी वस्तु से टकरा करके अगर परावर्तित हो जाएगी तो हमें वही वस्तु दिखाई पड़ेगी जिस वस्तु से लाइट टकरा करके आ रही है। हमें वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी जिस पर प्रकाश टकरा नहीं रहा है और टकरा करके परावर्तित नहीं कर रहा है और परावर्तित करके हमारी आंखें उसको ग्रहण नहीं कर रही हैं, तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी किसी वस्तु को दिखने के लिए 2-3 शर्तों का होना ज़रूरी है। पहला, प्रकाश उस पर पड़े, दूसरा, प्रकाश वो वस्तु जो है उस प्रकाश को परावर्तित करें, और तीसरा, आँखें उन सभी प्रकाशों को ग्रहण कर लें, तो हमें उस वस्तु की स्पष्ट छवि, स्पष्ट प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन करके आएगा। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे कि ये जो प्रकाश है इससे संबंधित कुछ रोचक घटनाएं जो होती हैं वो क्या है कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके पीछे भी कारण क्या है? प्रकाश है। दर्पण प्रतिबिंब बनाती हैं, उसके पीछे कारण क्या? प्रकाश है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश। जैसे रात के अंधेरे में हम दर्पण में किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर जैसे हम चित्र के माध्यम से बात करें, ये लंबा सा दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु कोई व्यक्ति है खड़ा होकर के अपने आप को देख रहा है कि हम कितने सुंदर हैं, अपने आप को निहार रहा है, बाल वाल संवार रहा है, और रात का अंधेरा है तो देख ही नहीं पाएगा, बाल संवार ही नहीं पाएगा क्योंकि अंधेरा है। अब सोचे कि मैं अपने आप को कैसे देखूं, तो क्या करेगा? होना क्या चाहिए कि लाइट इसके ऊपर पड़े, लाइट इसके ऊपर पड़े। ये मान लो एक वस्तु है, हालांकि व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के ऊपर लाइट पड़े। अब ये जो व्यक्ति है उन सभी लाइटों को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, परावर्तित कर देगा, परावर्तित कर देगा, परावर्तित कर देगा। अब ये सारी लाइटें परावर्तित होकर के कहाँ गई? दर्पण पर गई। दर्पण पर क्या गई? इसका प्रतिबिंब चला गया कहाँ पर? दर्पण के अंदर, प्रकाश के माध्यम से। अब जब प्रकाश के माध्यम से दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब चला गया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो व्यक्ति है अपना प्रतिबिंब इसमें देख सकता है, यद्यपि लाइट खाली इसके ऊपर ही पड़ रही है तब भी ये अपने आप को देख सकता है। लेकिन हाँ, लाइट अगर इसके ऊपर पड़े, इसके ऊपर ना पड़े, बिल्कुल व्यक्ति के ऊपर लाइट ना पड़े, खाली कांच के ऊपर लाइट पड़े और कहीं लाइट ना पड़े, खाली कांच के ऊपर लाइट पड़े, व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी लाइट ना पड़े, तो व्यक्ति अपने आप को देख नहीं पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दर्पण है वो पूरे पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। चलो, तारों का टिमटिमाना। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। फिर से, प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यह तथ्य, यह बात, यह ज्ञान कि एक छोटा प्रकाश स्रोत यानी जैसे टॉर्च किसी अपारदर्शी वस्तु यानी जैसे पत्थर, क्योंकि लाइट जो है इस पर पड़ेगी तो परावर्तित कर देगी। कांच है तो ये पारदर्शी होता है क्योंकि लाइट इसके पार चली जाती है। अपारदर्शी यानी पार न जा पाए ऐसी कोई वस्तु, तो ये वस्तु क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। तो छोटा प्रकाश स्रोत यानी कि टॉर्च किसी अपारदर्शी वस्तु जैसे कि पत्थर के तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। फिर से, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत जैसे कि टॉर्च किसी अपारदर्शी वस्तु जैसे कि पत्थर की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं।
यानी प्रकाश किरण क्या है, एक सरल रेखीय पथ है। क्या है, सरल रेखीय पथ है, एक सीधी रेखा है, उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। भाई प्रकाश किरण पुंज में जाएगा ना, ऐसे पुंज में जाएगा, पूरे झुंड में जाएगा, लेकिन उसी पुंज में से कोई एक हम रेखा चुन लें तो उसे कहा जाएगा प्रकाश किरण। तो प्रकाश पूरे पुंज में जाता है, पुंज माने एक प्रकाश का पूरा झुंड जाता है। यहाँ से टॉर्च जा रही, टॉर्च या सूर्य है, ये मान लो सूर्य है, सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है। तो ऐसा थोड़ी लाइट की ऐसे लाइट जा रहा है, लाइट तो ऐसे जाएगा, लेकिन लाइट पूरे ऐसे पुंज के रूप में ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे पूरे और ऐसे जाएगा। लेकिन हाँ, ये पुंज के रूप में जो जा रहा है, इस पुंज में किसी एक को अगर हम पकड़ लें तो वो एक सरल रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण। अब यह भी जानिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश का पथ माने कि लाइट जलाएं तो लाइट का जो प्रकाश जा रहा है वो ऐसे से जा रहा है, ये लाइट है, जा रहा है लाइट, और यहाँ पे टॉर्च रखा हुआ है, टॉर्च को जलाया और लाइट ऐसे जा रही है। तो यदि प्रकाश के पथ, तो प्रकाश यहाँ हो रहा है तो इसका ये पथ हो गया, ये रास्ता हो गया जहाँ से लाइट जा रही है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, यानी जहाँ से लाइट जा रहा है अगर उसके रास्ते में कहीं कोई अपारदर्शी वस्तु, जैसे मोटा सा पत्थर, अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। जैसे मान लो एक छोटा सा सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, अब यहाँ पे लाइट है, टॉर्च वाली, ये टॉर्च है, इसको जलाए, अब ये लाइट इस पर पड़ेगा जब ना, तो सरल रेखा में तो जा ही रहा है ये, लेकिन ये इसके चारों एक पुंज बना, मतलब आभा मंडल बना लेगा। जैसे देखा होगा भगवान के सर के पीछे एक आभा मंडल होता है, आभा मंडल में देखा होगा कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाशित क्षेत्र रहता है, यानी ये जो किनारे वाला हिस्सा है ये ज़्यादा चमकदार होता है, ये हिस्सा किनारे वाला हिस्सा ये ज़्यादा चमकदार होता है, तो उसकी बात कर रहा है, किनारों की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। फिर से, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लें। यदि प्रकाश के पथ में लाइट जहाँ से जा रही है रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन होने के लिए शर्त क्या है कि लाइट होनी चाहिए, वो लाइट किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरानी चाहिए, वो अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश का गुण क्या होगा कि प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलेगी बल्कि किनारे की ओर मुड़ जाएगी। इसी परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अब बिना देखे हम इसको करें, अगर प्रकाश का पथ है, ये प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी लेकिन छोटी वस्तु आ गई है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों की ओर विक्षिप्त हो जाती है, मुड़ जाती है, और इसके किनारा वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा प्रकाशमान हो जाता है।
बीच वाला हिस्सा कम प्रकाशमान रहता है अपेक्षाकृत किनारे वाले के। प्रकाश की इस परिघटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती हैं। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। तो प्रकाश क्या है? तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में कैसे कार्य करती है। प्रकाश एक तरंग भी है। जैसे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक तरंग भी है। तो प्रकाश एक तरंग कैसे है उसका अध्ययन करेंगे हम उच्च कक्षाओं में। पुनः 20वीं शताब्दी यानी सन 1900 से लेकर के, कैसे हम कहेंगे 20वीं शताब्दी, 1900 से लेकर के 1999 तक का जो 100 सालों का समय है उसको कहा जाएगा 20वीं शताब्दी। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश के द्रव्य के साथ, द्रव्य माने कोई पदार्थ, प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाश का व्यवहार कैसे होता है? यहाँ से देखिए, प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रायः, हमेशा नहीं। प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया ना ही कण। तो जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, इसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना जाता है और ना ही कण माना जाता है। तो प्रकाश ना ही तरंग है, प्रकाश ना ही कण है, ये कहता है क्या? आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें इतना ही, ये हो गया परिचय इस चैप्टर का। नेक्स्ट में हम प्रकाश का परावर्तन इस वाली 9.1 का अध्ययन करेंगे और गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण का भी अध्ययन करेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक अध्ययन करेंगे। इसको करेंगे उसके बाद वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे इसके ऊपर का, और तीसरे वीडियो में हम 9.2.1 यानी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको हम पढ़ेंगे तीसरे वीडियो में। प्लेलिस्ट में तीसरे वीडियो में ये वाला हेडिंग मिलेगा और दूसरे वीडियो में ये वाला हेडिंग मिलेगा इसके ऊपर का। तो इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।